दोस्तों ये इस एनीमे का पार्ट 2 है। और अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। अब हम सेशन को देखते हैं जो कि तोशियो से मिलने आता है। वो तोशियो को वो मरने वालों की जॉब छोड़ने और उनके परिवार के बिना बताए विलेज से चले जाने की बात बताता है। तभी तोशियो उसे बीच में ही रोकते हुए उस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उनके बारे में सोच रहा है जो बिना बताए विलेज छोड़कर चले गए, ना कि जो लोग विलेज में हैं। और इस फालतू इंफॉर्मेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है और वो उसका टाइम ऐसी फालतू चीजों के लिए वेस्ट ना करे। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दरअसल आजकल तोशियो को विलेज में हो रही डेथ्स के चक्कर में बहुत टेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसे इन दिनों बहुत गुस्सा आने लगा है। यहां तक कि उसने एक बार अपने पेशेंट के घर वालों पर भी चिल्ला दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे घर के नुस्खे से बनी दवाई दी, वो भी बिना किसी डॉक्टर को पूछे। अब रात को सुनाको दोबारा सेशन से मिलने आती है। सेशन उसे ऐसे रात में अकेले घूमने से मना करता है। सुनाको एक बुक पर उसका ऑटोग्राफ लेती है। सेशन ने सुनाको की बीमारी के बारे में थोड़ी रिसर्च करी थी, इसलिए वो कहता है कि उसे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी में उसे इन्फेक्शन वाली बीमारियां बड़ी आसानी से हो सकती है। सुनाको कहती है कि उसे उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके घर पर उनका एक फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि उसकी मॉम को भी ये सेम बीमारी है। सेशन उसे विलेज में चल रहे इस एपिडेमिक के बारे में बताता है और उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। वो कहता है कि ये एक अनआइडेंटिफाइड बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक है। फिर सीन चेंज होकर मसाओ पर आता है और उसकी हालत देखकर ही हमें पता चल जाता है कि उसकी भी अब डेथ हो चुकी है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो कि स्टोर पर से एक वैम्पायर की मूवी डिस्क खरीद कर देखने लगता है। तभी उसका दोस्त मरे हुए लोग के वापस आने के बारे में कुछ बोलता है। यूकी तुरंत उसकी तरफ देखकर उससे इसके बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हमारे विलेज में राइजन के बारे में एक लेजेंड है। जैसा हमारे विलेज में मरे हुए लोगों को दफना दिया जाता है, तो कहा जाता है कि वो दफन मरे हुए लोग रात को जागते हैं और बाहर आते हैं और उन बच्चों को सजा देते हैं जिन्होंने उसके साथ कोई मिसबिहेव करा हो। और इन्हीं लोगों को राइजन कहा जाता है, जो मरने के बाद भी वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन यूकी लाइब्रेरी जाकर राइजन या वेम्पायर के ऊपर बुक्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई बुक नहीं मिलती। उसे वहां के डाटा से पता चलता है कि जो बुक्स वो ढूंढ रहा है वो सेशन पहले ही ले गया है, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने के लिए टेम्पल जाता है। मगर वहां सेशन की मॉम से उसे पता चलता है कि सेशन किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो अगर वो चाहे तो थोड़ी देर इंतजार कर सकता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तोशियो जब रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में यूकी मिलता है। यूकी उसे एक सवाल पूछने की परमिशन मांगता है। तोशियो उसे हाँ करता है। यूकी उससे पूछता है कि जब मेगुमी की डेथ हुई थी तो तब क्या वो पूरी तरह मर चुकी थी, मतलब कि क्या उसका जरा सा भी चांस नहीं है वापस आने का। तोशियो कहता है नहीं, अगर उसके जिंदा रहने के थोड़े भी चांस होते तो मैं उसे ठीक कर देता। चाहे उसकी फैमिली ही मुझे ऐसा करने से रोकती तो भी मैं उसे ठीक कर देता। वो हंसते हुए आगे कहता है, और अगर वो सच में वापस आती है तो वो पक्का किसी जॉम्बी या वैम्पायर की फॉर्म में आएगी। और ये बोलते ही उसे एकदम से झटका लगता है और वो रियलाइज करता है कि जिस तरह विलेज में मौतें हो रही हैं, इन सभी को एक वैम्पायर की थ्योरी से कनेक्ट करा जा सकता है। मतलब कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कोई एपिडेमिक नहीं, बल्कि एक वैम्पायर या जॉम्बी टाइप क्रिएचर्स के थ्रू करी गई डेथ्स है। यूकी फिर वहां से चला जाता है। तोशियो रियलाइज करता है कि विलेज में अभी तक मौतें और उनके अलावा भी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन सभी को कनेक्ट करा जा सकता है और इसके बहुत हाई चांसेस है कि ये कोई एपिडेमिक नहीं है, ये एक वैम्पायर या जॉम्बी का एपोकलिप्स है। वहां काओरी और उसका भाई अकीरा उस बड़े बंगलों पर नजर रखे हुए थे। अकीरा उसे बताता है कि उसने एक आदमी को उस बंगलों में जाते हुए देखा था, मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वो आदमी मर चुका है और उसे पूरा विश्वास है कि उसकी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया, उसने सच में उसे देखा था। काओरी कहती है कि उसे डर लग रहा है, उन्हें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए इसमें। लेकिन अकीरा कहता है कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्हें ही इसके बारे में पता लगाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि तात्सुमी उन्हें एक पेड़ के पीछे से देख रहा है। और फिर हम देखते हैं मसाओ को, जो कि मर चुका था लेकिन अब वो भी वापस आ चुका है, मगर वो अभी इंसान नहीं रहा। उसकी फैमिली ने भी उसे दफन कर दिया था, इसलिए वो अभी कॉफिन में है और वो कॉफिन में से निकलने की कोशिश करने लगता है। फिर हम दोबारा काओरी और अकीरा को देखते हैं। तभी वहां यूकी आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा था। फिर वो उनसे पूछता है कि वो लोग वहां क्या कर रहे थे, क्या उन्हें भी उसकी तरह उस बड़े बंगलों और उस फैमिली पर शक है, जिस पर अकीरा उसे गले ही लगा लेता है।
क्योंकि उसे कोई पहला ऐसा मिलता है जो कि उसकी बातों पर विश्वास करे। वो फिर उन्हें उस मरे हुए आदमी को उस बंगलो में जाने वाली बात बताता है। ये तीनों अब एक अलग जगह जाकर इस बारे में बात करते हैं। यूकी उन्हें राइजन के बारे में बताता है और बताता है कि उसने भी मेगुमी को देखा है। काओरी भी उन्हें बताती है कि मेगुमी ने मरने से पहले कहा था कि उसने मिसेस किरिशिकी को देखा था। अब ये तीनों इस चीज की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये लोग सबसे पहले मेगुमी की ग्रेव खोदकर उसकी कॉफिन को चेक करेंगे। और हम देखते हैं कि वहीं तातसुमी भी इन्हें छुपकर देख रहा होता है। फिर सीन दोबारा से मसाओ पर आता है जो कि कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि तात्सुमी उसकी कॉफिन को खोल देता है। मसाओ को लग रहा था कि वो अभी जिंदा है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि ना ही तो उसकी आवाज निकल रही है और ना ही वो सांस ले रहा है। वो फिर बाहर आता है। तात्सुमी उसे बताता है कि वो अब इंसान नहीं रहा, लेकिन वो अब वापस जाग चुका है मरने के बाद। वो आगे बताता है कि हर कोई मरने के बाद वापस नहीं आ सकता, बस कुछ लोग ही होते हैं जो वापस आ जाते हैं, जैसे कि उसका भतीजा जो कि मर चुका है लेकिन वो दोबारा जाग ना सका। वो आगे कहता है, भले ही तुम बढ़ती उम्र या बीमारी से ना मरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब इमोर्टल हो चुके हैं। अगर तुम्हारा सिर काट दिया जाए या तुम्हारे दिल पर अटैक करा जाए तो तुम मर जाओगे, और तुम्हारे लिए सनलाइट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर तुम सनलाइट में गए तो तुम जिंदा जल के राख बन जाओगे और मर जाओगे। मसाओ कहता है कि वो दोबारा मरना नहीं चाहता। तातासुमी उसे फिर यमाएरी एरिया के एक घर में ले जाता है। जैसा कि हमने एनीमे की शुरुआत में देखा था कि ये एरिया पूरी तरह अबेंडन्ड है, तो यहाँ कोई भी नहीं रहता। तात्सुमी उससे कहता है, तुम मॉर्निंग होने के कुछ देर पहले सनलाइट से बचकर सो जाओगे और शाम को सनसेट के टाइम पर ही उठोगे, और तुम्हारी ये नींद बहुत ज्यादा गहरी होगी, मतलब एकदम कोमा की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, मगर तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खा सकते। तुम्हें जिंदा रहने के लिए पीना होगा इंसानों का खून। तात्सुमी इस चीज के लिए उसके लिए एक ह्यूमन को लेकर आया होता है जिसको उसने पहले ही कमजोर कर दिया, ताकि मसाओ पहली बार ये ट्राई कर सके। मगर मसाओ ये करने से मना करता है। तात्सुमी कहता है कि उसे ये करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो उसे मार देगा। वो उसे ये भी बताता है कि वो उन जैसे लोगों में एक्सेप्शन है, मतलब कि वो दिन में भी जाग सकता है और वो सनलाइट को भी झेल सकता है। लेकिन वो कहता है कि वो जानता है कि पहली बार में सब नर्वस होते हैं, इसलिए वो उसे कहता है कि वहां एक खून की बोतल रखी है, तो वो पहले वो पी सकता है। मसाओ को आखिरकार खून पीना ही पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेशन और तोशियो मिलते हैं। तोशियो उस दिन उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास एक बात है जो वो उसे बताना चाहता है। सेशन कहता है कि उसे भी कुछ बताना है। सेशन बताता है कि विलेज ऑफिस में से हाल ही में हुई डेथ्स की डेथ रिपोर्ट और फॉर्म्स गायब है। तोशियो फिर उससे कहता है, लगता है मुझे विलेज में हो रही इन डेथ्स के रीजन के बारे में पता चल गया है। ये कोई एपिडेमिक नहीं है। याद है उन डेड बॉडीज पर वो मार्क्स जो कि हमें लग रहे थे कि किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से हुए थे। वो कोई इंसेक्ट के काटने के मार्क नहीं थे, वो एक राइजन के दांतों से काटने के निशान थे। ये चीज सुनते ही सेशन कंप्लीटली शॉक हो जाता है। तोशियो आगे कहता है, तुम उन्हें वैम्पायर भी कह सकते हो। अगर हम इस सिचुएशन को एक वैम्पायर की थ्योरी से जोड़े तो सारे जवाब हमारी आंखों के सामने हैं। अगर हम इसे एक वैम्पायर के होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। अगर तुम गौर करो तो विलेज में अगर कोई एपिडेमिक होता तो सिर्फ लोग मरते, मगर कोई भी बीमारी उन्हें उनकी जॉब छोड़ने या उनकी फैमिली वो विलेज से चले जाने के लिए मजबूर नहीं करती। जो भी राइजन खून चूसते हैं वो शायद लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जिससे वो उन्हें अपनी जॉब छोड़ने और विलेज से चले जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि विलेज की मॉर्टेलिटी रेट ना बढ़े। और ये सब शायद बस एक राइजन ही कर सकता है। तोशियो फिर सेशन से कहता है कि अभी से मैं इस एपोक्लिप्स को ऐसे हैंडल और एक्ट करूंगा कि राइजन सच में एक्सिस्ट करते हैं। और वो बताता है कि उसने उसके एक पेशेंट को अपने क्लिनिक पर ही रख रखा है ताकि वो रात भर उस पर नजर रखकर उसे प्रोटेक्ट कर सके। वैसे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब भी कोई राइजन या वैम्पायर किसी इंसान पर अटैक करके उसका खून चूसता है तो वो तुरंत सिर्फ उसे एक अटैक से नहीं मरता। वो राइजन उस पर मल्टीपल टाइम बहुत रातों तक अटैक करता है और फिर धीरे धीरे उस विक्टिम की मौत हो जाती है। और वो राइजन जिन पर अटैक कर देता है उन्हें वो एक तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है और उन्हें किसी को भी इस चीज के बारे में, यानी उन पर हुए इस अटैक के बारे में बताने को मना कर देता है। और वो विक्टिम उसके ऑर्डर्स को फॉलो भी करता है। और ये बात शायद हमारा तोशियो भी जान चुका है। खैर, तोशियो आगे कहता है कि क्योंकि वो जरूर रात में ही बाहर निकलते होंगे और जैसे ही कोई राइजन आएगा तो वो उसे पकड़ लेगा। और तोशियो सेशन से इस एपोक्लिप्स से सामना करने के लिए हेल्प मांगता है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि मेगुमी की ग्रेव को चेक करने के लिए ग्रेव खोदना स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन कौरी ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ग्रेव खोदना स्टार्ट करते हैं।
तभी काओरी को वहां वही प्रेजेंट मिलता है जो कि उसने मेगुमी की कॉफिन के साथ दफन करवा दिया था। मगर ये बाहर कैसे आ गया? यूकी कहता है कि शायद पहले ही किसी ने उसकी ग्रेव को खोद लिया है। ये लोग ग्रेव खोदना दोबारा स्टार्ट करते हैं। रात होते होते ये लोग उसकी कॉफिन तक खोद लेते हैं। फिर ये जब उसकी कॉफिन खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें मेगुमी की बॉडी नहीं होती। इससे इन लोगों को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मेगुमी राइजन बनकर वापस आ चुकी है। मगर तभी कोई रात के अंधेरे में पीछे से आकर काओरी के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहां से खींच कर ले जाता है। ये एक राइजन ही होता है। काओरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो राइजन उसके गले पर काटने वाला होता है। लेकिन तभी टाइम रहते वहां यूकी आ जाता है और वो अपने शवल से उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। उसकी बॉडी चेक करने पर उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक राइजन ही था जो कि काफी पहले ही मर चुका था। ये लोग इसकी बॉडी को फिर मेगुमी की ग्रेव में ही दफन करने का डिसाइड करते हैं, और ये लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन ये उसकी बॉडी को पूरी तरह नहीं गाड़ते। वो इसलिए ताकि ये किसी की नजर में आ जाए और लोगों को पता चल पाए कि विलेज में चल क्या रहा है। फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी हम आधी रात का सीन देखते हैं जिसमें वो राइजन को दोबारा से होश आ जाता है और वो उठ जाता है। अगली सुबह जब वो तीनों उस बॉडी को चेक करने वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मेगुमी की ग्रेव जैसे पहले थी वैसी दोबारा हो चुकी है और उस राइजन की बॉडी भी वहां नहीं है। यूकी कहता है कि जरूर वो दोबारा जाग गया होगा और उसने ग्रेव को पहले जैसा ठीक कर दिया, जिस पर अकीरा कहता है कि वो जरूर उस बड़े बंगलों में गया होगा। वो आगे कहता है कि अगर वो वैम्पायर्स है तो वो लोग पक्का दिन में सो रहे होंगे, तो उन लोगों को उस बंगलों में जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जिस पर यूकी उसे मना करते हुए कहता है, उस बंगलों का नौकर उस दिन तुम्हें छुपकर देख रहा था, इसका मतलब वो दिन में भी जगा हुआ रह सकता है। यहां वो तात्सुमी की बात कर रहा होता है। यूकी आगे कहता है कि ऊपर से उन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कितने हैं, मतलब कि वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक विलेज में बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। इसलिए इन्हें सोचना होगा कि ये लोग उनसे कैसे लड़े। तभी यूकी को बातों बातों में पता चलता है कि अकीरा और काओरी की एक नेबर की डेथ हो चुकी है और आज उसे दफन किया जाएगा। यूकी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि वो रात भर उनकी ग्रेव पर नजर रखेंगे, और अगर सच में वो राइजन बनकर दोबारा जागती है तो वो लोग उसे रोकेंगे। इससे दो काम हो जाएंगे। पहला ये कि वो अपनी आंखों से सब कुछ देखकर उनके शक को पूरी तरह यकीन में बदल लेंगे, और दूसरा ये कि उसे मारने से वो किसी और पर अटैक नहीं कर पाएगी। यूकी कहता है कि शायद हमें उन्हें मारने के लिए उनके दिल पर अटैक करना होगा। वहां रात को हम सेशन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि अगर तोशियो की बातें सच है तो इसका मतलब सुनाको को कोई बीमारी नहीं है और वो भी एक राइजन है। वहां यूकी के घर पर एक अजीब सी लड़की आती है जो कि उसके पेरेंट्स से कहती है कि उसे यूकी से कुछ काम है, तो वो उसके रूम में उसका इंतजार करना चाहती है। ये एक पपेट के थ्रू बात कर रही थी। ये लड़की बड़े अजीब तरीके से बात कर रही थी और बीच बीच में ये उसके पेरेंट्स पर ही भड़क और चिल्ला रही थी। लेकिन यूकी की मॉम उसे बच्ची समझकर उसे उसके रूम में इंतजार करने की परमिशन दे देती है, और वो जाते जाते कहती है कि उसका भाई भी कुछ देर में आएगा, और फिर वो उसके रूम में चली जाती है। वैसे मैं बता दूं कि ये बच्ची भी एक राइजन ही है। फिर हम तोशियो को देखते हैं जो कि अपने पेशेंट पर नजर रख रहा होता है और उसके साथ सेशन भी वहीं उसकी मदद के लिए। तोशियो सेशन से कहता है कि वो राइजन पक्का दोबारा आएगा मेरे पेशेंट पे अटैक करने के लिए। सेशन उससे पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है। तोशियो कहता है, अगर अभी तक के सभी केस को तुम ध्यान से नोटिस करो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग अपने विक्टिम को एक सिंगल शॉट में नहीं मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेगुमी 12 अगस्त को एनीमिया की वजह से बेहोश मिली और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई, जब तक कि फाइनली उसकी 15 अगस्त को डेथ नहीं गई। इसका मतलब उसका खून हर दिन एक एक बार यानी टोटल 4 बार चूसा गया। अगर एक इंसान का 50% ब्लड लॉस हो जाए तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अगर किसी में एवरेज 4 लीटर खून है तो उसका आधा यानी 2 लीटर होगा, और इतना खून वो एक साथ नहीं पी पाते होंगे। सेशन पूछता है कि विक्टिम किसी को बताते क्यों नहीं है कि किसी ने उनका खून चूसा है। तोशियो कहता है कि इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो राइजन उन्हें हिप्नोटाइज करते होंगे, या जब वो उनका खून चूसते होंगे तब वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर देते होंगे जिससे विक्टिम को नशा होने लगता है, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता और वो उस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, और अगर याद रहता भी हो तो उन्हें लगता है कि वो कोई सपना था। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है और रात में उस पेशेंट पर कोई अटैक नहीं हुआ और उसकी कंडीशन भी स्टेबल हो चुकी है। फिर हम देखते हैं तोशियो की वाइफ को जो कि अपने काम के सिलसिले में उसके साथ नहीं रहती, मगर तोशियो की मदर ने उसे वापस बुला लिया है ताकि वो तोशियो का ख्याल रख सके। रात को तोशियो की एक नर्स तोशियो और सेशन के लिए कुछ खाना लेकर उनके क्लिनिक जा रही होती है। तभी वो एक औरत को देखती है,
लेकिन जब वो उसे गौर से देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो उसी पेशेंट की बहू है जिसकी काफी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल वो भी एक राइजन ही थी और नर्स उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहां तोशियो और सेशन को पेशेंट के रूम से आवाज आती है, तो वो लोग अंदर जाते हैं। उन्हें फील होता है कि कोई विंडो के बाहर है। तोशियो समझ जाता है कि वो पक्का राइजन ही है, और जब वो लोग पर्दा हटाते हैं तो वो सच में एक राइजन ही थी, जो कि पेशेंट की बहू ही थी, जिसे कि अभी थोड़ी देर पहले उस नर्स ने देखा था। तो इसी के साथ इस कमाल एनीमे का पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और पार्ट 3 के लिए भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।